बस मेरे पास जितनी जमीन जायदाद थी सब खत्म हो गई। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिताजी का इलाज अब भगवान भरोसे ही है। एक उपाय है, अब तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तुम्हारी लुटिया तो डूब ही चुकी है। अपने बाप का इलाज तो अब करने से रहे, लेकिन अगर तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तुम उससे अपने बाप के इलाज में मदद कर सकते हो। अगर मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा तो कल से आ जाना, क्या समझे? ठीक है सेठ। गोपी सेठ को बिना सोचे समझे हाँ बोलकर चला जाता है। अपनी मजबूरी की वजह से आज गोपी को इस बेईमान सेठ के यहाँ काम करना पड़ रहा था। अब आएगी अकल ठिकाने। बड़ा पैसे का रोब झाड़ता था, बाप की बीमारी ने सीधा आसमान से जमीन पर गिरा के मारा। अगले दिन से ही गोपी सेठ के खेत में काम करने आ जाता है। वो हर रोज उसके खेत में काम करता। शाम होते ही उससे अपना मेहताना लेता और अपने घर चला जाता। सुबह होते ही गोपी आज फिर सेठ के खेत में काम करने निकल जाता है। आज जब उसने खेत में फावड़ा चलाना शुरू ही किया कि उसे एक बर्तन की आवाज सुनाई दी। पूरी तरह से खुदाई करने के बाद उसने देखा तो मिट्टी के अंदर से एक पतीला निकला। ये क्या है? पतीला? इसका क्या करूं मैं? कुछ पैसे या सोने चांदी होते तो उसे बेचकर पिताजी का इलाज भी करवा लेता। चलो तब तक दोपहर का खाना खाकर आता हूँ। घर से दोपहर का खाना खाने के बाद जब गोपी वापस खेत पर काम करने के लिए फावड़ा लेने जाता है तो देखता है कि पतीले में अब 2 फावड़े हो चुके हैं। 2 फावड़ा कहाँ से आया? मैं तो एक छोड़कर गया था। आसपास भी कोई नहीं है। देखता हूँ, अगर कोई चमत्कार है तो ये बोतल भी 2 हो जाना चाहिए। गोपी पतीले में बोतल फेंकने के बाद उसमें देखता है तो वहाँ एक की जगह 2 पानी की बोतलें हो चुकी थी। मेरा शक सही था, ये पतीला ही चमत्कारी है। ये कमाल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ और जितने सामान हैं सबको 2 गुना 5 गुना करके बाजार में बेच दूंगा। उस पैसे से मैं पिताजी का इलाज अच्छे से करा सकता हूँ। पतीला घर ले जाने के बाद गोपी अपने घर के बर्तनों को चमत्कारी पतीले की मदद से 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना करता जाता है और सभी सामान को बाजार में बेचकर उनसे अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद अपने पिता का इलाज करवा उन्हें पहले की तरह ही स्वस्थ कर देता है। चलो अब तो पिताजी भी ठीक हो गए। अब किसी बात की चिंता नहीं है। अब मैं सेठ के खेत पर काम करना छोड़ सकता हूँ। मुझे पैसे की अब क्या जरूरत। हाँ, कल से ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही करूँगा मैं अब सेठ की गुलामी से मुक्त हूँ। सेठ को जैसे ही पतीले के बारे में खबर लगती है वो उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ गोपी के पिता को अचानक से स्वस्थ देख वो चौंकते हुए पूछता है, क्यों गोपी, आज तुम काम करने नहीं आए? क्या बात है, सब ठीक तो है? देख रहा हूँ सब। अभी कुछ दिनों पहले तक तुम्हारा बाप बिस्तर पर था, लेकिन अब अचानक से सही कैसे हो गया? सेठ, मैंने उधार लेकर इनका इलाज करवाया है, इसीलिए ये अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ है। देखो, मुझे सब पता है। तुम अब खेत पर काम करने क्यों नहीं आते, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो अब सब कुछ सच बता दो मुझे। दरअसल मेरे पास एक जादुई पतीला है जो मुझे आपके खेत में ही मिला था। उसमें कुछ भी रखो तो वो 2 गुना वापस कर देता है। तुम मेरी पहुंच तो जानते ही हो। आराम से वो पतीला मुझे दे दो, नहीं तो मैं किसी भी तरह उसे हासिल कर सकता हूँ। मेरे खेत में पतीला मिलने का मतलब है कि पतीला मेरा हुआ। गोपी डरकर पतीला सेठ को दे देता है। पतीला लेने के बाद सेठ भी गोपी की तरह उसमें कीमती सामान रख 2 गुना, 4 गुना, फिर 8 गुना करता जाता है। धीरे धीरे सेठ के पास पहले से कहीं ज्यादा आभूषण हो चुके थे। इसी बीच सेठ की तरक्की की खबर नगर के राजा के पास पहुंच जाती है, जिसकी जानकारी लेने के लिए एक दिन राजा सेठ को अपने दरबार में बुलाता है। हाँ, हमने सुना है कि कुछ ही दिनों में तुम पहले से काफी अमीर हो गए हो। इसके पीछे क्या राज है? सच सच बता दो, नहीं तो हमारे सिपाही तुम्हारे घर की अच्छे से तलाशी लेंगे, तब तो पता चल ही जाएगा। मेरी सारी जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं। मैं अब पतीला लेकर भी क्या करूंगा?
राजा को सब सच सच बता देता हूँ, कम से कम सजा से तो मुक्त रहूंगा। महाराज, मेरे पास एक जादुई पतीला है, वो किसी भी सामान को दुगुना कर देता है। मैंने उसी की मदद से इतने पैसे कमाए हैं। अच्छा, तो उस पतीले को हमारे यहाँ भिजवा देना। हमें नगर की देख रेख में कई परेशानियां आती हैं, पतीला होने से हमें आसानी होगी। जी महाराज। सेठ खुशी खुशी राजा को पतीला सौंप देता है। इससे पहले कि राजा पतीले को अपने काम में लाता, उसका लालची मंत्री दूसरी तरफ कुछ और ही सोच रहा था। कितने समय से मैं राजा का मंत्री रहा, लेकिन मुझे अब तक वो आदर सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। लेकिन मेरे पास अब एक उपाय है। मैं इस पतीले में प्रवेश कर अपने कई हमशक्ल बना लेता हूँ। उनकी मदद से 2 काम आराम से हो सकता है। एक तो राजा को आज रात ही मारकर उसकी जगह मैं ये गद्दी संभालूंगा, और दूसरी बात, मेरे हमशक्ल रहेंगे तो मुझे इतने बड़े नगर की सेवा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पतीले की चमत्कारी ताकत की मदद से मंत्री अपने 4 हमशक्ल बना सोते हुए राजा पर वार कर उसे मार देता है और नगर की राजगद्दी पर अपना हक जमा लेता है। क्यों न इस असली मंत्री को मारकर हम नकली मंत्री एक एक कर इस राजगद्दी का आनंद उठाएं। दरअसल पतीले से किसी भी वस्तु को दोगुना करने पर उसके गुण भी उस वस्तु में आ जाते थे। जिस तरह मंत्री लालची था, उसी तरह उसके हमशक्ल भी राजगद्दी के लिए उतने ही लालची थे। अचानक से एक दिन तीनों मंत्री असली मंत्री के पास पहुंच जाते हैं और राजगद्दी पर बैठने की मांग करने लगते हैं। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा भी है। हाँ, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। चारों मंत्री आपस में गद्दी के लिए बहस करते करते लालच में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो देखा आपने लालच करने का अंजाम क्या हुआ। सेठ और गोपी ने सही समय पर पतीले के लालच से मुक्ति पाली, इसीलिए आज वो जीवित और खुशहाल हैं। लेकिन मंत्री की क्या हालत हो गई। ओ मेरा नाम राजेंद्र, मैं चला किचन के अंदर, खाना बनाऊं मैं मस्त कलंदर। हाँ? ये तो कुछ अलग ही हो गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कितने गुणी हो भैया तुम। खाना भी जबरदस्त बनाते हो और गाना भी मस्त गाते हो। नहीं भैया, बस ऐसे ही कभी कभी गुनगुना लेते हैं, पर तुम्हें देखकर तो मेरे गाने के बोल ही खराब हो जाते हैं। खैर, और बताओ भैया, क्या बनाया जाए आपके लिए। 4 रोटी और हाफ प्लेट आलू गोभी की सब्जी लगा दो भाई। राजेंद्र हरिनगर में श्याम जी के ढाबे पर काम करता है। हरिनगर के लोगों का मानना है कि राजेंद्र के हाथों में जादू है। बस राजेंद्र की एक आदत बुरी थी कि वो ढाबे पर हमेशा लेट आता था। आज भी गांव के एक बुजुर्ग राजेंद्र को खोजते हुए ही दुकान पर आते हैं। अरे भाई श्याम, कहाँ है तुम्हारा जादूगर रसोइया? भाई उसके हाथों में तो जादू है। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी बुलाओ उसे। चाचा, आप तो जानते ही हैं, वो हमेशा से ढाबा खुलने के लगभग आधे घंटे बाद ही आता है। राजेंद्र इतना प्रसिद्ध था कि कभी कभी लोग उसके हाथों का खाना खाने के लिए ढाबे पर न जाने कितने घंटों तक इंतजार करते। आज भी गांव के कुछ लोग उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी राजेंद्र आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम? देखो, सोमनाथ चाचा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ अब जल्दी जल्दी इनके पसंद के आलू के पराठे बना दो। हाँ भाई, जल्दी बनाओ, वरना खाने की गंध से वो मोटा भुक्खड़ डमरू यहाँ पहुँच जाएगा और मुझसे पहले ही सारा खाना चट कर जाएगा। हरिनगर गांव के लोग किसी से डरते थे तो वो था इकलौता डमरू। डमरू गांव के लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनका सारा खाना खा जाया करता था। डमरू की एक गौशाला भी थी जिसे वो और उसकी पत्नी मिलकर चलाते थे।
एक दिन डमरू एक घर के बाहर से गुजर रहा होता है। तभी उसे घर से समोसे की खुशबू आती है। वो खुशबू की वजह से सोच में पड़ जाता है। समोसे, आज तो आनंद ही आनंद है। डमरू खिड़की से सारे समोसे खा जाता है। गुस्से में वो औरत डमरू के घर पर जाकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कहाँ है तेरा भुक्कड़ पति? आज मेरे घर के सारे समोसे खा गया। उसको जरा समझा कर रखा कर, नहीं तो कुछ बुरा होगा तब समझ में आएगा। डमरू की वजह से सोनाली को हर दूसरे दिन गांव का कोई न कोई व्यक्ति खरी खोटी सुनाकर चला जाया करता था। शाम होते ही जब डमरू घर पर आता है तो सोनाली उससे कहती है, क्यों जी, आज क्या गुल खिलाकर आए हो? आपकी आदत कब सुधरेगी? पूरे गांव में तुमने मेरा तमाशा बना रखा है। भाग्यवान मैं क्या करूं, जब भी मैं कोई पकवान देखता हूं या उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंचती है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बेशरम आदमी, चलो अब गाय का दूध भी निकालना है। अगली सुबह गांव का एक व्यक्ति उमाकांत जल्दी जल्दी श्याम जी के ढाबे पर आता है। श्याम बाबू कहाँ है? कहाँ है? कौन कौन कहाँ है? तुम्हारा इस ढाबे का करता धरता कहाँ है? कमाल करते हैं उमाकांत जी, सुबह सुबह ही लगा लिए हो क्या आज? अरे भाई मैं जल्दी में हूँ और तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। जल्दी बताओ राजेंद्र कहाँ है? अच्छा राजेंद्र, वो आता ही होगा थोड़ी देर में। अच्छा ये बताओ इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे भाई कुछ मेहमान आ रहे हैं बिटिया को देखने के लिए। ब्याह की उम्र हो गई है और मुझे उनको लेने के लिए गांव के चौक तक भी जाना है। यहाँ से खाने के लिए समोसे और पनीर की सब्जी भी लेनी है। क्या करूँ ये भगवान, अकेला क्या क्या करूँ। शांति रखो उमाकांत भाई। अच्छा सुनो भाई, मैं जा रहा हूँ मेहमानों को लेने, और जब राजेंद्र आ जाए तो तुम समोसे और सब्जी घर भिजवा देना। कुछ देर में राजेंद्र आ जाता है। उसके आते ही श्याम उससे कहता है, राजेंद्र 10 समोसे और पनीर की सब्जी पैक करके उमाकांत जी के यहाँ भिजवाना है। तू बना कर रख, मैं जरा घर का काम निपटा कर आता हूँ, और अगर मुझे आने में देरी हो जाए तो किसी के हाथ से भिजवा देना। भाई आज उनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। इधर दूसरी तरफ उमाकांत के घर में लड़के वाले आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही राजेंद्र सभी पकवानों को पैक कर देता है और श्याम का इंतजार करने लगता है। बहुत देर हो गई, श्याम बाबू अभी तक आए नहीं। पकवानों को उमाकांत जी के यहाँ पहुँचाना बहुत जरूरी है। कहीं लड़के वाले चले गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राजेंद्र श्याम के बारे में सोच रहा था, तभी दूसरी तरफ से उसे डमरू आता हुआ दिखाई देता है। क्या मैं ये थैला डमरू को दे दूं? नहीं नहीं, ये डमरू तो एक नंबर का भुक्खड़ है, सभी पकवानों को यही खा जाएगा। लेकिन मैं ढाबा छोड़कर भी नहीं जा सकता। चलो इसको मैं सही से समझाऊंगा तो नहीं खाएगा। राजेंद्र डमरू को अपने पास बुलाते हुए सारी बातें समझाता है और उससे कहता है, डमरू ये ले, ये थैला जाकर उमाकांत जी के यहाँ दे आ, और जल्दी जा, कुछ गड़बड़ मत करना। डमरू थैला लेकर उमाकांत के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही उसका ध्यान थैले में से आ रही खुशबू पर जाता है। खुशबू सूंघते ही उसे फिर से भूख लगने लग जाती है। वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और एक बार फिर से थैला खोलकर सभी पकवान चट कर जाता है। कुछ देर में वो उसी थैले में कहीं से रोटी सब्जी भरकर उमाकांत के घर दे आता है। श्याम बाबू, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता होते होते टूट गया। अरे भाई क्या फालतू की बातें कर रहे हो? मैंने कब तुड़वाया तुम्हारी बेटी का रिश्ता? मैंने तुमसे कहा था समोसे और पनीर की सब्जी देने के लिए, पर तुमने बासी खाना भिजवा दिया। उमाकांत और श्याम बाबू के बीच बात हो ही रही थी, तभी राजेंद्र उन लोगों को बताता है कि उसने सभी पकवान थैले में पैक करके डमरू के हाथों भिजवा दिए थे। इस डमरू के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर दिन के हिसाब से इसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। उमाकांत, राजेंद्र और श्याम बाबू तीनों मिलकर डमरू को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ये उपाय अच्छा रहेगा। इससे तो डमरू को नानी याद आ जाएगी। काम को आज रात से ही अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब डमरू जगकर अपनी गौशाला की तरफ जाता है, तब वो देखता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये मेरी गाय बैल कैसे बन गई? डमरू बेचारा फूट फूट कर अपने गाय को अचानक रात में बैल बन जाने के गम में चीख चीख कर रोने लगता है। धीरे धीरे कुछ रातों में लगातार उसकी 2 और गाय भी बैल में बदल चुकी थीं।
क्यों रे डमरू, क्या हुआ? आज किसी का खाना नहीं मारा क्या? मुंह लटकाए घूम रहा है। क्या बताऊं श्याम बाबू, पिछले 2 दिनों में मेरी तीनों गाय बैल में बदल गई। नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, डमरू सच बोल रहा है। 2 महीने पहले मेरे ससुराल में भी एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ था। वो भी सबके घर का खाना चोरी करके खाया करता था। कसम तेरे समोसे की, राजेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी ये किस्सा सुना था। अब मैं समझा, मैं भी तो दूसरों का पकवान चोरी करके खा जाता हूँ। मैं आज के बाद किसी का पकवान चोरी करके नहीं खाऊंगा। राजेंद्र, श्याम, उमाकांत तीनों अपने प्लान में सफल हो जाते हैं और डमरू उस दिन के बाद से कभी भी चोरी करके नहीं खाता। लगता है हमारी कहानी का असर हो गया। लोहे को लोहा ही काटता है, ये तो सुना था, आज पता भी लग गया। चलो, अब आज रात को डमरू की तीनों गायों को वापस भी करना है।